तो हमने एओडी शुरू किया था लास्ट क्लास में। आई थिंक 3-4 क्वेश्चन रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। कहाँ तक हो गए थे डिस्कस? सर 20 तक हो गए थे। 20 तक हो गए। ठीक है, और 24 तक ही दिया था क्या? सर 21 से 30 तक। अरे 30 तक दिया था, ओके। चलो पूछो डाउट्स। सर 21। 21 डाउट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काम क्या है? सिद्धांत? सर कुछ करे कुछ नहीं क्यों? सर, बस हो ही नहीं मतलब। नहीं हुआ वो थोड़ी ना करना नहीं होता, ट्राई किए हैं सर। हाँ ओके, कह रहा शो दैट फॉर, ये इसमें टाइप ठीक से नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ? a इज इक्वल टू 1 लिखा है क्या? A कौन सा is क्वेश्चन पूछ greater रहे हो? than equal to। a is greater than equal to 1। Yes sir। और a greater than equal to 1 जो फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू √3 sin x माइनस cos x माइनस 2ax प्लस b, ये डिक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, f डैश x निकालना पड़ेगा। f डैश x निकालो, दैट वुड बी √3 cos x प्लस sin x माइनस 2a। अभी हम देखते हैं कि ये डिक्रीजिंग कब होगा। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट मींस दिस शुड बी लेस देन 0। स्ट्रिक्टली नहीं Yes तो sir। इक्वालिटी भी लगा देते हैं क्योंकि आंसर में इक्वालिटी लानी है। अभी याद आया क्या कि ये जब दिखता है तो हम क्या करते हैं? सर वो cos 5/6 और मतलब √3/2 और उधर 1/2 बन जाता है वो। ये बहुत बार बात हो चुकी है, जब भी तुम इस तरह का एक्सप्रेशन देखो a cos x प्लस b sin x, या साइन कॉस इंटरचेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है, a sin x प्लस b cos x होगा। तो √a² प्लस b² से अगर डिवाइड करोगे तो ये प्रॉपर sin a cos b प्लस cos a sin b या उसी तरह का कोई फॉर्म बन जाएगा जो कि एक प्रॉपर फॉर्मूले में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो a और b √3 और 1 है, √a² प्लस b² 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज देख रही हैं, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड आए, लेकिन हमेशा क्या वैलिड होगा कि अब इसको तुम अगर तुम sin थीटा ले लोगे तो ये अपने आप cos थीटा आ जाएगा, या उसको cos ले लोगे तो sin आ जाएगा, कुछ भी ले लो सबसे सेम ही आंसर मिल जाता है। तो मान लेते हैं ये sin थीटा है, तो यहाँ तो एंगल स्टैंडर्ड ही है, तो ये sin 60 हो गया और ये cos 60 हो गया। तो क्या ये sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्म का बन गया? तो Yes sir। ये 2 sin 60 प्लस x कह सकते हैं, और 2a को उधर ले जाते हैं तो दिस शुड बी लेस देन 2a, 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इस फंक्शन को डिक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू sin 60 प्लस x। sin की मैक्सिमम वैल्यू 1। 1, तो अगर a 1 से बड़ा हुआ डज इट टेल अस कि f डैश x उस केस में हमेशा लेस देन 0 होगा? वही तो हम देख रहे थे कि f डैश x 0 से कम कब होगा, तो कंडीशन निकल के आई कि a को बड़ा होना हो चाहिए sin 60 प्लस x से। a sin 60 प्लस x से बड़ा कब होगा? अगर a 1 या 1 से बड़ा है तो फॉर श्योर वो sin 60 प्लस x से बड़ा है। तो यहाँ से चीज प्रूव हो गई कि अगर a 1 से बड़ा है तो दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। आदित्य, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लो, ये याद किए जा सकते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट आउट। सर 1 मिनट वो नोट करना है। हाँ हाँ श्योर श्योर। आधी क्लास का आ गया आज। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल तुम लोगों को क्लियर है? ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन मैं नहीं हूँ, वेडनेसडे अच्छा तुम्हारा टेस्ट तो संडे शिफ्ट हो गया है। टेस्ट कल है मैथ का तुम्हारा, आई होप प्रिपेयर्ड हो सब Yes लोग। sir। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, हम सैटरडे ही मिलेंगे फिर।
सर नोट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आउट। सर 25th। उत्तरा, तुम्हें कोई डाउट नहीं होते हैं? प्रियांशु, तुम लोग कुछ ना पूछ रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो, ना देख रहे हो। सिद्धांत, तुम्हारे भी कोई डाउट नहीं है? कह रहा है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज गिवन। तो मान लेते हैं h प्लस पी नोन है, इसको k मान लेते हैं, और k नोन है, गिवन है। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, क्या लिखा है आगे? सर π/3। ओके, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स गिवन है, जो कि टू साइड्स में एक हाइपोटेन्यूज है और दूसरी कोई भी साइड है, तो कोई भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों साइड्स सिमिलर पोजीशन पे होती हैं ट्रायंगल में, किसी कोई बेस किसी को भी हाइट। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये गिवन है, मान लो बेस और ये एच है। तो ये एंगल थीटा हो गया, और वी नो द सम, हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, हाइपोटेन्यूज सर h हाइपोटेन्यूज। एच इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बी बी और बी प्लस एच इज गिवन, दिस इज नोन, दिस इज की। तो ये रेगुलर मेथड याद है मैक्सिमाइज करने के। वी मेक द फंक्शन फर्स्ट, फिर हम एक ही वेरिएबल में लेके आते हैं और फिर उसको मैक्सिमाइज करते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया फंक्शन बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस और इनटू हाइट, जो कि p है। क्या हम p को ऐसे लिख लें, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? यस सर। और फाइनली हमें क्या करना होता है कि एक ही वेरिएबल में लेके आना है। तो क्या हम b को रिप्लेस कर सकते हैं k माइनस एच से? यस सर। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास देखो फाइनली एक ही वेरिएबल रह गया। या h को रिप्लेस करने से एक ही बात है, किसी को रिप्लेस कर दो। तो फाइनली वी हैव द फंक्शन एरिया फंक्शन b, रूट के अंदर है हमारा एच स्क्वायर, हमारा k नोन है, और हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं? b को नहीं, अच्छा दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम h को रिप्लेस कर देते हैं k माइनस बी से, एक ही जगह रिप्लेस करना पड़ेगा तो काम कम हो जाएगा। तो हो गया k माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाफ b, रूट में k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, माइनस 2kb। नाउ वी हैव अ फंक्शन विथ सिंगल वेरिएबल, इसमें वेरिएबल b है, k इज नोन, k इज अ नंबर, तो वो अननोन नहीं है हमारा। और अब इसको मैक्सिमाइज करते हैं, तो उसके लिए dA बाई dB निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस सर। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो 1/2 रूट k स्क्वायर माइनस 2kb, चेन रूल लग रहा है। कहाँ से चेन रूल लगाना? k स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इट इज नोन, इट इज कांस्टेंट, और माइनस 2kb का डिफरेंशिएशन माइनस 2k, क्योंकि हम b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस सेकंड फंक्शन k स्क्वायर माइनस kb, और b का डिफरेंशिएशन जो कि 1 आ जाएगा, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। दिस शुड बी इक्वल टू 0 मैक्सिमम करने के लिए। यस सर। हो जाएगा हम इसको सर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ये भी सही बात कह रहे हो कि एरिया मैक्सिमम करना है तो एरिया स्क्वायर को मैक्सिमम कर लो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ मैं। चाहो तो शुरू से स्क्वायरिंग कर लेना, तो एरिया स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर देना, एक ही बात होती है। तो हमारे पास आ गया ये माइनस 2kb प्लस, अच्छा ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस kb आया सर, और प्लस में आ गया k स्क्वायर, ये दोनों सेम ही होंगे ना, 2kb होना चाहिए ना, एक मिनट, बी अकेला था, डी ये 2kb था ना, यस सर। k स्क्वायर माइनस 2kb और अपॉन रूट में k स्क्वायर माइनस 2kb, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी हैव k स्क्वायर इज इक्वल टू 4kb, k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई k की? k इज इक्वल टू 4b। अगर हमें k मिल गया है तो हम b और h में रिलेशन निकाल सकते हैं।
वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो k अगर 4b है तो h की वैल्यू 3b आ गई। Yes, sir. ठीक है, h की वैल्यू अगर 3b है तो कैन वी फाइंड दिस एंगल cos थीटा, 1/3 आ गया। देख लो कहीं cos इनवर्स 1/3 तो नहीं लिखा है, हार्ड कॉपी है तुम्हारे पास कृति? Yes, sir. तो cos π/3 इट शुड बी 1/2, 2 भी आना चाहिए। देखो कहाँ एरर हुई है। लास्ट में 2 कैंसल था ना, वो 4 थोड़ी होगा, 3 तो होगा ये। सर वो 3 वो उस साइड जाके हो रहा है। ना ये 2 नहीं था ना, मुझे 2 दिख रहा था। तो ये 3 kb तो हुआ, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kb। तो k की वैल्यू 3 भी आई ना कि 4 भी। वो 2 को सिर्फ मैंने हटाया नहीं था, कट किया था, इसलिए गलती से 2 देख लिया मैंने। तो इट शुड बी k इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अगर k 3b रखेंगे तो h की वैल्यू 2 भी आएगी। Yes, sir. तो cos थीटा आ गया 1/2, जहां से थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। सिद्धांत तुमने मेथड समझ लिया है। कभी भी हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं या मिनिमाइजेशन की, बेसिकली एरिया एओडी में, तो पहले जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन बनाओ। उसमें हमेशा तुम्हें 2 वेरिएबल मिलेंगे, उनमें से एक वेरिएबल को हटाओ, दूसरे की हेल्प से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, एंड देन डू द डेरिवेटिव। हाँ सर, ये तो हो गया था। इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि ये मेथड हर क्वेश्चन में लगेगा, यही फॉलो करना। हाँ। सर हो गया नोट। नेक्स्ट आउट 27 28 27 भी है सिद्धांत। यस 27 कह रहा, a telephone company in a town has 500 subscribers on its list and collects fixed charge of 300 per subscriber per year. The company proposes to increase the annual subscription, and it is believed that for every increase of ₹1, one subscriber will discontinue the service. Find what increase will bring maximum profit. कह रहा है कि यार प्रोसेस समझ गए हो कि अगर तुम चार्जेस बढ़ाओगे तो लोग जाने लगेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कम लोगों में भी तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तुमने चार्जेस
बढ़ा दिए। तो क्वेश्चन ये है कि कितना चार्ज बढ़ाया जाए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि y है इंक्रीज इन चार्ज और x है इंक्रीज इन डिक्रीज इन कस्टमर या इंक्रीज इन कस्टमर बोलो तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हम -1 ले सकते हैं। सर एक बार फिर से बताना y और x। y है इंक्रीज इन चार्ज एंड x है इंक्रीज इन कस्टमर। ठीक है, लेकिन क्या हमें डायरेक्टली dy बाई डी एक्स की जरूरत है यहाँ पर। इंक्रीज इन मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमें फंक्शन बनाना है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट अगर x, आई थिंक ये डायरेक्ट हो जाएगा, अगर चार्जेस बढ़ाए हैं x रुपीज से तो प्रॉफिट आया x रुपीज का पर कस्टमर, और x कस्टमर फिर चले भी गए होंगे तो x रुपीज से बढ़ाने से किसी ने बनाया फंक्शन क्या? सर वो हम 500 में -x कर देंगे, मतलब जितना डिक्रीज रहेगा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट में, तो 300 + x हो जाएगा। मैं 500 पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर x रुपीज बढ़ा दिया है तो कस्टमर बचे हैं 500 - x और रेवेन्यू कम होगा x इंटू 300 आई गेस। ओके, तो अगर चार्जेस x रुपीज बढ़ाए गए हैं तो वी विल हैव x कस्टमर विल लीव, तो रिमेनिंग कस्टमर होगा 500 - x और इनसे प्रॉफिट आएगा 1 रुपीज का, तो इंटू 1 माइनस, अभी x कस्टमर चले गए हैं तो उनसे लॉस भी हुआ होगा 300 रुपीज पर कस्टमर, तो 300 इंटू x का लॉस हुआ होगा, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया P = 500 - 301x। एम आई करेक्ट? ये बात बन नहीं रही। भाई दीक्षा दीक्षा ने 300 + x बोला था, इंटू 300 + x। 300 + x क्यों होगा? x कस्टमर गए हैं, उनके जाने से 300 रुपीज का लॉस होगा ना। सर तो वो x हम इंक्रीज भी तो कर रहे हैं वो उसमें टोटल में 300 में, तो एक मिनट x रुपीज इंक्रीज करना, मैं 1 रुपये कर रहा था। पर कस्टमर x रुपीज का प्रॉफिट लिया हमने तो इंटू x का प्रॉफिट हुआ और x कस्टमर गए उससे 300, आई थिंक ये बनेगा ना फंक्शन। कस्टमर जो रह गए वो 500 - x, पर कस्टमर से हमने एक्स्ट्रा इतना पैसा कमा लिया है और इतना पैसा चला गया है। ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है कस्टमर के जाने और प्राइस बढ़ाने का, जो कि पूछा नहीं गया है, तो ये उसके लिए है, तो इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या बन गया 500x - 300x, दैट वुड बी 200x - x²। ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो dp बाई dx निकाल लेते हैं। So that would be 200 - 2x. This should be equal to 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी 100।
तो कंपनी को टैरिफ 100 रुपीज से बढ़ा देना चाहिए। ऑल्दो हम डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेंगे, नेगेटिव ही आएगा, देख सकते हो डायरेक्टली -2 आ रहा है। तो अगर 100 रुपीज टैरिफ बढ़ा देगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा कंपनी का। अभी मैं समझ में सबको? सर एक बार इक्वेशन वापस बता सकते हैं? हमारे पास 500 कस्टमर थे, x रुपीज अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो x कस्टमर चले जाएंगे। हाँ। जितना बढ़ाते हो उतने ही कस्टमर चले जाते हैं, पर 1 रुपये पे 1 कस्टमर चला जाता है। अच्छा। तो x रुपीज अगर बढ़ा देंगे तो कस्टमर कितने रह गए हैं, x चले गए तो 500 माइनस x कस्टमर बचे हुए हैं, और इनसे हम एक्स्ट्रा कितनी इनकम कर रहे हैं, x रुपीज बढ़ा दिया था, इतने कस्टमर इनटू एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा ठीक है, लेकिन जो लोग चले गए हैं उनसे 300 रुपीज का लॉस भी हो रहा है हमें, x लोग चले गए हैं और उससे 300 का लॉस हो रहा है, तो वो सब ट्रैक कर दिया, तो प्रॉफिट फंक्शन बन गया। हाँ फिर उसको मैक्सिमाइज कर दिया। मरनाल इतना लेट क्यों आया? नेक, चल नोट कर लो। I'll be back in a minute. Just note it down. 28. 28 कह रहा है कि if the straight line touches the curve, then prove that this. वैसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इनकी पर्टिकुलर कंडीशंस भी होती हैं कि कोई लाइन अगर पैराबोला पे टेंजेंट है, एलिप्स पे टेंजेंट है, तो डायरेक्ट रिलेशन कुछ होते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 + m स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं फॉर जेईई मेंस वगैरह। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो रिलेशंस याद कर सकते हैं, तो उस फॉर्मूले से काइंड ऑफ फॉर्मूला बन जाता है, वो याद रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। एनीवे हम यहाँ पर रेगुलर मेथड से करते हैं। तो कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आ रहा है? सर अभी जो वो x² वाला बताया था आपने, क्लास 11th में पढ़ा था कुछ। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन किस फॉर्म में है? पैरामेट्रिक। नहीं, अच्छा लास्ट में पढ़ा था जो अच्छा नहीं लगता था। नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था कुछ, इसमें Yes, लेंथ sir. ऑफ नॉर्मल p होती थी एंड द एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द x एक्सिस अल्फा होता था। तो ये क्वेश्चन ऑफ लाइन लिखी हुई है नॉर्मल फॉर्म में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये लाइन कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बीच में प्लस है माइनस है, इसमें है नहीं पीडीएफ में, सब प्लस है, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को टच करती है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि जगह बची रहे, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर। टच करती है मतलब टेंजेंट है, यही तो बोल रहा है। लाइन अगर कर्व को टच कर रही है तो कर्व पे टेंजेंट हो गई, तो इस कर्व के हम टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस कर्व पे टेंजेंट अगर हम निकाल लें तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड dy by dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, हो जाएगा 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सॉरी y डैश dy by dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2 तो हो गया कैंसिल, और dy by dx की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा -x अपॉन y एंड देन b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी जो लाइन है किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट है, तो उस पॉइंट पे स्लोप आ गया। ठीक है, अब अगर ये x1 y1 पे टेंजेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट x1 y1 होगा वो कर्व की इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा होगा। ये हम Yes, डायरेक्टली एलिमिनेट करना है, ये टेंजेंट की इक्वेशन को भी कर रहा होगा, कर्व की भी कर रहा होगा। चलो कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो ये आ गया x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कई जगह तुम सोल्यूशन देखोगे तो उन्होंने x और y1 नहीं लिखा होगा, विच इज नॉट करेक्ट। जनरल नहीं लिख सकते, हर पॉइंट के लिए थोड़ी ना वैलिड होता है।
जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट के लिए वैलिड है। नाउ वी कैन ऑल्सो से कि यार जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने यहाँ से निकाला है इसका भी तो वही स्लोप होगा, ये तो लाइन है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, क्या आएगा? माइनस cos x अपॉन साइन, मतलब अल्फा अपॉन साइन अल्फा। माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, जो कि माइनस कॉट अल्फा बोल लें या कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन में वही यूज होगा। माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंपेयर दीज टू, तो माइनस x1 अपॉन y1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। समझ गए? हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला एक गिवन इक्वेशन से और दूसरा dy बाई dx से, और उनको कंपेयर कर दिया। माइनस माइनस तो हो गए कैंसल, और वी हैव गॉट अनदर इक्वेशन इन x1 y1। अब हमारा अगला काम है इसको एलिमिनेट करना। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एलिमिनेट हो जाएंगे, और हमें प्रूफ करना है फाइनली a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर दें अगर, तो ठीक है, पुट करके देखते हैं वैल्यू। तो देखो मुझे इस इक्वेशन में दिख रहा है कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी हुई है, तो हम उसके बाद रिप्लेस करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं करना था, ठीक है, आई थिंक डिवाइड करना पड़ेगा फाइनली। और बी स्क्वायर x1 की वैल्यू x1 स्क्वायर की नहीं है, आई वाज थिंकिंग कि x1 स्क्वायर। एनीवे तो बहुत ही लंबा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब आई डोंट से एनीथिंग रॉन्ग येट, बट मुझे लग रहा है कि इतनी कैलकुलेशन मे बी वी मे हैव सम शॉर्टर मेथड। लेट मी थिंक, कंपेयर कर दिया स्लोप, ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करेगा, अगर उसके क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें फाइनल आंसर में पी तो लाना नहीं है, ये पी लाना है। ठीक है ठीक है, इसमें मतलब इसमें ही पुट कर सकते थे, लेकिन हमें आंसर में तो पी लाना ही नहीं है, तो हम इसमें पुट क्यों कर रहे हैं? जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो x1 y1 इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा टेंजेंट की इक्वेशन को। x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इज इक्वल टू p। इतनी कैलकुलेशन ठीक है, इतनी तो हम कर सकते हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करने में तो हालत खराब हो जाती है। अभी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं x1, चलो x1 की वैल्यू भी निकाल के रिप्लेस कर देते हैं, सो दैट वुड बी cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इंटू y1। ये पूरी x1 की वैल्यू हो गई, ये मैंने सिर्फ x1 डाला है, ठीक है, इंटू cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा इज इक्वल टू p, एंड एलसीएम लेते हैं तो फाइनली वी विल हैव a स्क्वायर y1 cos अल्फा, नहीं cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर y1 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, और ये आ गया p sin अल्फा b स्क्वायर। नाउ do we have something else from here? हमें लाना है p स्क्वायर। p का कोई और रिप्लेसमेंट है हमारे पास?
पी स्क्वायर पी पहले क्वेश्चन के अलावा तो कहीं से आ नहीं रहा है क्या? स्क्वायरिंग का कोई सेंस नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन कुछ बन रहा होगा जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आ, 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 जो हमें प्रूफ करना है वो है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि हमें मिल चुका है एक्चुअली में। y1 को हम कॉमन ले लें तो यही हमें प्रूफ करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आंसर के हम ऑलमोस्ट क्लोज हैं। कोई रिप्लेसमेंट है विच नॉट एबल टू सी राइट नाउ। y1 को अगर हम नीचे लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू p होनी चाहिए। क्या इसकी वैल्यू p बन रही है कहीं से? बी स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन y1, बी स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन y1। I'll come back to this. ठीक, अगला पूछो, कहीं ना कहीं से कोई वैल्यू आ रही हो। We'll see again. सर 30th 30th 29. 29 भी है। An open box with a square base is to be made of given quantity of cardboard of area c square. Show that maximum volume of box is this much. I think similar question, exact तो ऐसा नहीं था बट ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ओपन बॉक्स बनाना है और उसका बेस स्क्वायर होना चाहिए। कार्डबोर्ड गिवन है जिसका एरिया है सी स्क्वायर, तो और इसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो बॉक्स किस तरह से बनेगा? बेस स्क्वायर है, जब बॉक्स बनाना है तो ऑफ कोर्स हर तरफ जो फेस बनेंगे वो इक्वल हाइट के बनेंगे, कह सकते हैं हम ये। यस सर। 3D फिगर कैसे बनेगा? ऊपर कैसे खुला दिखाते हैं? चलो मैं इस साइड से ओपन दिखा दे रहा हूँ कि हमारे फ्रंट साइड में ओपन है। जो भी बना दिया, चलो सामने से मान लो ओपन है, ठीक है, या ऊपर से ओपन है, ये हैं सरफेसेस। तो बेसिकली हमें बेस तो पता ही है क्योंकि ये क्यूब है, तो मान लेते हैं बेस है एक्स साइड का और हाइट नहीं पता है, उसको हम एक्स वाई मान, चलो वाई मान लेते हैं, ठीक है। बेस बता रखा है क्या? बेस भी नहीं बता रखा है, ठीक है। तो देखो इस सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फंक्शन बना लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स क्या हो जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा? स्क्वायर बेस था और वाई हाइट थी। एग्रीड? Yes, sir. वॉल्यूम, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है। प्रोसेस वही है, एक वेरिएबल हटाना है, गिवन का यूज करना है। अच्छा, बॉक्स बना है तो वही कार्डबोर्ड यूज हुआ होगा जो गिवन है, तो मतलब इस बॉक्स का एरिया शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इस बॉक्स में 5 सर्फेसेस है तो उनका एरिया क्या हो जाएगा? जो बेस वाली सरफेस है उसका एरिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी चारों सरफेस रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। वी डोंट नो अगर वाई और एक्स इक्वल हो सकता है, इक्वल हो, अभी हम अलग अलग मान रहे हैं। बाकी चारों सरफेस का एरिया इक्वल होगा जो कि एक्स इंटू वाई होगा। एक डायमेंशन एक्स हो गया, एक डायमेंशन वाई हो गया, तो वो हो गया 4xy। एंड दिस एरिया शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, द एरिया ऑफ गिवन कार्डबोर्ड। तो यहाँ से एक वेरिएबल हट सकता है, तो यहाँ से हम y को हटा लेते हैं, x को हटाना तो मुश्किल होगा,
तो जो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। वॉल्यूम फंक्शन बन गया, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x। इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो इजी सा फंक्शन है। dv बाई dx निकाल लो तो 1/4 तो बाहर ही है, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट रूल मत लगाना फालतू में। तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1/4 हो गया कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर बाई 3, एक्स की वैल्यू आ गई c अपॉन रूट 3। ठीक है, x मिल गया तो फिर वहां से y भी मिल जाएगा इस रिलेशन से। तो y की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 3 अपॉन 4 इंटू सी बाई रूट 3, जो कि हो जाएगा 2c स्क्वायर बाई 3, और नीचे है 4c और ऊपर हो जाएगा रूट 3। c कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल, तो ये हो गया, इसको भी कैंसिल ही कर लेते हैं। c बाई 2 रूट 3 आ गई y की वैल्यू, x आ गया, y आ गया। क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं? देखो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो वॉल्यूम निकालोगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर बाई 3, और y हो गया c बाई 2 रूट 3। तो c क्यूब बाई 6 रूट 3, यही प्रूव करना था। मैक्सिमम वॉल्यूम है c क्यूब बाई 6। हो गया। चलो नेक्स्ट आई गेस 30th पूछ रहा था कोई। यस सर। 30th कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its side. Also find the maximum volume. तो अगर एक रेक्टेंगल को रिवॉल्व करेंगे तो बताओ किस तरह का शेप लेगा वो जो रिवॉल्व करेगा? सिलेंडर। सिलेंडर। क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगल को ऑल्दो नहीं पढ़ा था रिवॉल्व करना, ट्रायंगल को रिवॉल्व करना पड़ा था। अगर तुम्हें याद हो, एक ट्रायंगल को रिवॉल्व करते हैं तो कोन बनता था। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, रेक्टेंगल को रिवॉल्व करने से हमें सिलेंडर मिलना है। अभी एक और बात यहाँ पर आती है कि हमें लेंथ के अबाउट रिवॉल्व करना चाहिए, या वैसे तो अपने आप आ जाएगा, बट सोचो वॉल्यूम के लिए रेडियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैटर करती है, या हाइट? क्या चीज ज्यादा होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा? सर रेडियस, क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर में है ना। हाँ, बाकी लोग क्या भाई तरह नहीं सोच पा रहे हो, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का वेटेज ज्यादा, रेडियस बढ़ाओगे तो स्क्वायर में बढ़ेगा। तो बेसिकली जो लंबी साइड होगी उसको हम रेडियस बनाएंगे, क्योंकि जब हम रिवॉल्व करते हैं तो एक साइड तो बन जाएगी रेडियस और एक साइड बन जाएगी हाइट। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो
इस रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है एक्स और एक साइड है वाई। हमने एक्स के अबाउट रिवॉल्व किया है, तो उसकी जो सिलेंडर बना है उसकी रेडियस हो गई एक्स और हाइट हो गई वाई। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर वाई। सेम मेथड, दो वेरिएबल है, एक को हटाना है, कैसे, पेरीमीटर से। 2x प्लस वाई पी दे रखा है शायद, नहीं 36 दे रखा है, 36 दे रखा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। एक को हटा दो, आई थिंक y को हटा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स आ गया, सॉल्व हो गया है। पाई एक्स स्क्वायर 18 माइनस एक्स, जो कि बन जाएगा पाई, मल्टीप्लाई कर लूं कि तो इजी होता है, कोई प्रोडक्ट रूल मत लगाना यहाँ पर। 18 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स क्यूब, इसको मैक्सिमाइज करना है तो बच्चों वाला है, dv बाई dx निकाल लेंगे। 36 पाई x माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो दूसरी y 6 आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल ही लोगे वॉल्यूम वगैरह। यस सर। 30 तक ही दिया था ना आई गेस। यस यस सर। सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे 4 लॉन्ग आंसर रह गए हैं और काफी सारे ऑब्जेक्टिव रह गए हैं। कैन इट बी डन इन 1 वीक, क्योंकि अभी हम 1 वीक बाद मिल रहे हैं, आराम से हो सकते हैं। आई थिंक 30 ये छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले और 4 बड़े क्वेश्चन है। बता दो जैसा भी तुम लोगों का मन हो। बोलेगा कोई कुछ? तो क्या बोलना है? सारे क्वेश्चन कर लोगे यस हो? सर। हाँ सर। बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम, अदरवाइज मैं नहीं देता, क्योंकि अगली हमारी 2 क्लासेस नहीं है। जो लोग पूरी क्लास में कुछ नहीं बोले, प्रियांशु तुम काम करके आए थे? सर पूरा करके नहीं आया था सर, वो प्री बोर्ड चल रहे हैं इसलिए। मनराल? सर मंडे को मैथ्स का प्री बोर्ड है और अभी भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, कल ही था तो इसीलिए पूरे नहीं। तो अगले वीक भी प्री बोर्ड है क्या? ये सर पूरा अभी 12 तारीख तक प्री बोर्ड है। तो क्या वही सब प्रैक्टिस में ही तो आता है। एनीवे, तो इसको खत्म कर लेना है नेक्स्ट वीक तक, फिर इसको रैप अप कर लेंगे नेक्स्ट सैटरडे, एंड देन वी विल हैव ओनली वेक्टर एंड 3D। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस पेपर कर लेंगे एंड ठीक है, आगे का प्लान आगे करते हैं। चलो आज इतना ही, बाकी वो क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, आई विल गो थ्रू इट वन। मिलते हैं फिर, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड थैंक नाइट। यू सर। थैंक यू।